गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं अंकित शर्मा अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर की वीडियो है, डे नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले की नहीं देखी तो देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। देखिए, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की वीडियोस रेगुलर होती हैं। फर्स्ट ईयर की रेगुलर ना होने का रीज़न पता है, लॉकडाउन कोरोना की वजह से फर्स्ट कन्फर्म ही नहीं था एडमिशन। तो जिनका कन्फर्म हो गया है, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़िए, क्योंकि मज़ा मुझे तभी आएगा पढ़ाने में बट अगर ज़्यादा व्यूज़ होंगे। फाइनल ईयर सेकंड ईयर की रेगुलर इसी वजह से है क्योंकि वे व्यूज़ देते हैं। उनकी लाइव क्लास हो गई है, उन्होंने इतने अच्छे व्यूज़ देने स्टार्ट कर दिए हैं, उनकी लाइव क्लास फिक्स कर दी है। अगर आप भी ठीक व्यूज़ देते हो, शेयर करते हो, तो हम आपका भी लाइव क्लास का टाइम फिक्स कर देंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, हेडिंग दिख रहा है यहाँ से लिख दे रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो प्यारे स्टूडेंट्स, आप भली बात ही जानते हो, जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक है, इस बुक्स का नाम मैंने तीनों बुक के नाम पहली वीडियो में बनाए हुए हैं। अब भी मैं एक बार और बता रहा हूँ, इस बुक का नाम बता रहा हूँ, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, यांत्रिकी एवं तरंग गति। देखो, मैं इंग्लिश में ही कराऊंगा, लेकिन जो इंग्लिश में कराऊंगा वो भी मैं इतने सिंपल लैंग्वेज लिखाऊंगा जो आपको समझ में आएगी। आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज़ भाई प्यारे बच्चों, अगर लाइव क्लास लानी है तो व्यूज़ दीजिए, व्यूज़ ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 दीजिए। दूसरी चीज़, कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट्स के ऐड कीजिए। देखिए, और दूसरा, इसमें जो सिलेबस है आपका इस बुक में सारा 11th वाला है। ये आपने 11th में, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़िए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसे बोलते थे कार्य ऊर्जा फिल्में। यो आपने कैसे पढ़ी थी, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ। स्टेटमेंट्स क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, लिख लो आप भी साथ साथ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द वर्क डन बाई एनी फोर्स, यानी कि किसी भी फोर्स द्वारा किया गया कार्य, इज इक्वल टू द नेट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी के इसकी इसकी गतिज ऊर्जा में चेंज के बराबर होता है। जैसे मैंने मान लिया, लेट यू एंड वी बी द फाइनली, यू हम क्या मानते हैं? प्रारंभिक, इनिशियल एंड फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m। तो हमने किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u और फाइनल वेग v मान लिया हमने, किस बॉडी का? जिसका मास यानी कि द्रव्यमान कितना? m। देन इसकी काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होगी? प्रारंभिक, आप भली बात जानते हैं, हाफ m u स्क्वायर, एंड अंतिम f का मतलब है फाइनल, क्या होगी? k हाफ m v स्क्वायर। यही तो है, द्रव्यमान तो सेम है, प्रारंभिक वेग u था तो इनिशियल के लिए हमने u रख दिया और फाइनल के लिए हमने v रख दिया। सिंपल बेसिक सी चीज। तो गतिज ऊर्जा में चेंज को किससे निरूपित करते हैं? डेल्टा से। आपको पता है kf माइनस ki, यानी कि हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ठीक ठीक। सो अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो भी वर्क है वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। अभी प्रूफ कराऊंगा, बेफिक्र रहो, स्क्रीनशॉट ले लो, पोज करके नोट कर लो, जो करना है करो। अब मैं इसका प्रूफ कराता हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। अब मैं इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो, एक कैलकुलस मेथड से है, एक दूसरा मेथड है। मैं सिंपल मेथड से करा रहा हूँ, कैलकुलस थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे दोनों पे।
आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमने लिखा, हमने एक बॉडी मान ली जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v है, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ k u स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी हाफ m v स्क्वायर और हाफ m u स्क्वायर। ठीक, अब हम लिखते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तृतीय समीकरण से। ऐसा मान लो कोई पिंड पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गया। ठीक, u यहाँ इसका वेग था, मास यानी कि द्रव्यमान कितना था m, जब यहाँ पहुंचा इसका v था। ठीक, कितने बल लगा के चलाना चालू करा था मैंने, F बल लगा के चालू करा था, और किस त्वरण से चला, a त्वरण से, यानी कि a एक्सीलरेशन से चला। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की तृतीय समीकरण क्या कहती है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बेसिक है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा, आप आसानी से समझ सकते हो। तो v स्क्वायर u स्क्वायर इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 2as। बताओ इसमें कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई, मैं इजी मेथड से करा रहा हूँ, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हाफ m से मैंने क्या कर दी, मल्टीप्लाई। क्योंकि मुझे पढ़ना है कार्य ऊर्जा पीर में, और ध्यान रखना कार्य ऊर्जा यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम में जो एनर्जी होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। तो मुझे गतिज ऊर्जा बनानी थी, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो इस वजह से मैंने हाफ एम से मल्टीप्लाई की। तो इधर मैंने हाफ एम से मल्टीप्लाई की, तो क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर हाफ एम से मल्टीप्लाई करूँगा 2s। आपको इस चीज़ का ही पता है, हम करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, एक साइड कुछ नहीं करते। यहाँ देखो, यहाँ 2 से तो 2 कट जाएगा, यहाँ हाफ एम को मैं अंदर पहुँचा रहा हूँ प्यारे बच्चों। देखो मेरा क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एस। ये क्या है, फाइनल गतिज ऊर्जा, ये क्या है, प्रारंभिक इनिशियल गतिज ऊर्जा। फाइनल और इनिशियल, अंतिम और प्रारंभिक, इक्वल टू एम ए कितना होता है, एफ बराबर एम में नहीं होता। और ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इधर लिख रहा हूँ, तो इसे हम डेल्टा के लिख सकते हैं। डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, एफ डॉट एस, ये आपका डब्ल्यू है, या डब्ल्यू इधर लिख लो, डेल्टा के इधर लिख लो। मैंने सिंपल कोई रॉकेट साइंस में लिखा है, सिंपल फॉर्मूले से आपकी क्या निकलवा दी, थ्योरम का प्रूफ। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे मर्जी आपका करिए। ठीक, फिर आगे चलता हूँ मैं, रफ कर दे रहा हूँ मैं इसे। देखो बच्चों, जो अब आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझा दे रहा हूँ। ठीक, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्सेस, भाई फर्स्ट ईयर वालों लिख दो, 2021 में, यानी कि आपके पेपर्स में आना ही आना है। अब सोच रहे होंगे मैं थोड़ी बनाऊंगा पेपर, लेकिन काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरी सिकल एज पे मत जाना भाई, बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, यूट्यूब पे लॉकडाउन की वजह से आना पड़ गया, मजबूरी है, पर अब मैं यूट्यूब पे छोड़ के नहीं जाने का, आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, सेकेंड फाइनल ईयर की तो एक बुक कंप्लीट भी हो जाएगी। अब देखो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, हिंदी वाले घबराओ मत, हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ, लिखना इंग्लिश में ही है। संरक्षी तथा असंरक्षी बल, संरक्षी तथा असंरक्षी बल, ये संरक्षी असंरक्षी होते क्या हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव होते क्या हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम खड़े हैं, वाई फियर आई एम हियर। देखो, बल हमारे पास दो तरीके के होते हैं। पहले इसकी परिभाषा हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। 3 तरीके से हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग में पूछा जाता है, और अगर हम एक ही तरीके से डेफिनेशन कर देंगे तो शॉर्ट यानी कि वेरी शॉर्ट बन जाता है। हमें लॉन्ग में लिखना है तो बड़ा लिखना है, तो मैं 3 तरीके से डेफिनेशन लिखाऊंगा। पहले लिखाऊंगा मैं गतिज ऊर्जा के रेस्पेक्ट में, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी, फिर लिखाऊंगा मैं वर्क की फॉर्म में, और फिर लिखाऊंगा पथ यानी कि पाथ, रास्ता, इसकी फॉर्म में।
तीनों डेफिनेशन पहले समझते हैं, लिखते थोड़ी देर में। देखो मान लो हमने किसी वस्तु पर कोई बल लगाया और वो वापिस पूरा घूम के वहीं आ जाती है, और इस पूरे रास्ते के दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट, यानी कि सेम है हर जगह। इनिशियल और फाइनल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ओनली क्या है? कांस्टेंट। तो वो फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव। अगर 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 आ जाओ, अभी बता रहा हूँ। अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसे क्या बोल लेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल सा। अगर कोई पिंड, मान लो एज्यूम कर लो ये मार्कर है, मैं यहाँ से इसे सरका के यहाँ तक ले आया, तो मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी मेजर करी इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। अगर दोनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी सेम आती है, क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो मेरा फोर्स कैसा है जो मैंने अप्लाई किया था बॉडी को चलाने के लिए? कंजर्वेटिव। अगर डिफरेंट आ रही है तो मेरा फोर्स कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। अब बात करते हैं वर्क की फॉर्म में, डिफाइन कर रहे हैं हम वर्क की फॉर्म में। देखो अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा था वर्क क्या होता है? डेल्टा के, यानी कि KF माइनस KI। यही तो होता है आपका, यही तो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि अगर इनिशियल और फाइनल सेम हो जाए, अभी हमने क्या लिखा? हमारा कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है? जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी। तो जब दोनों सेम हो जाएंगी तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो अब एक जनरल सा सीन समझो। हमने किसी बॉडी को चलाया और चलाने के दौरान उसमें वर्क डन 0 है, तो वो फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव। आप ऐसे समझो इस बॉडी को मैंने फोर्स लगा के चलाना चालू करा और घुमा के वापस यहीं ले आया। यहीं लाने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, बल गुना विस्थापन। जब विस्थापन 0 तो कार्य भी 0। तो यहाँ जो हमने फोर्स लगाया था वो फोर्स कौन सा था? कंजर्वेटिव फोर्स। बेसिक, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना आपको। आपकी 2 डेफिनेशन होगी। अब आ गई आपकी तीसरी डेफिनेशन। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि पाथ से क्या है? इंडिपेंडेंट, तो वो फोर्स कौन सा है आपका? कंजर्वेटिव, यानी कि रास्ते से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर आप बल का रास्ते से कोई भी लेना देना नहीं है तो वो फोर्स क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो कैसा एग्जाम्पल समझो। अगर मैं बात करता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, गुरुत्वाकर्षण से क्या निकलते? ग्रेविटी। अब देखो यहाँ भी 9.8 9.8, आपके घर चला जाऊंगा वहां भी 9.8, नीचे कर लूंगा तो भी 9.8। तो कौन सा फोर्स लगा हुआ था वहाँ? कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और बात करूं मैं फ्रिक्शन क्या होता है आपका? घर्षण बल। अब घर्षण बल रास्ते पर निर्भर करता है। रास्ते पे कैसे? प्लेन सरफेस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और है, और आपकी रोड पे कुछ और होगा। वो कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम क्या, आप समझ लो, आप लिख सकते हो। अगर आप डेफिनेशन नहीं लिख पाते तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करता हूँ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन की, ठीक, फर्स्ट हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। चलो यार मैं लिखाई देता हूँ, लिखना स्टार्ट कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं सोचा था PDF डाल लूँगा, ठीक, डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। जिसे नहीं पता भाई हिंदी में ब्रैकेट में संरक्षी बल भी डाल लेना याद से, ठीक है, नहीं तो गलती कर जाओगे प्यारे बच्चों। क्यों? कुछ जैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, तो फर्स्ट ईयर में बहुत प्रॉब्लम आती है। बच्चे सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर में फेल होते हैं। तो उसका रीज़न यही है, हम नवाब बन जाते हैं। स्कूल कॉलेज में आपका इंटर में क्या था? बैग टांगे रहना, ड्रेस में ही आप ट्यूशन पढ़ लेते थे, आपको खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ग्रेजुएशन में आते हो, कॉलेज जाते हो, ना ड्रेस कोड होता ना कुछ होता, आपको हवा लगती है और आप फेल हो जाते हो। लेकिन कोरोना की वजह से आप कॉलेज का अभी तक मजा ही नहीं ले पाए हो। ठीक, अभी करते हैं, पहले लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक, कंजर्वेटिव, ठीक, डाल ली हेडिंग। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं किसके आधार पर, काइनेटिक एनर्जी के आधार पर। लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लिखिए इफ का मतलब होता है यदि, इफ द पार्टिकल आफ्टर गोइंग जाने के बाद, कहा, थ्रू अ राउंड ट्रिप, एक पूरे गोले के बाद, थ्रू अ राउंड ट्रिप, इसके उस पर पढ़ रहे हैं हम, थ्रू अ राउंड ट्रिप, रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापिस आ जाता है, रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, विद सेम काइनेटिक एनर्जी, उसी एनर्जी के साथ, विद सेम काइनेटिक एनर्जी, उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ, उसी किसकी, जो उस पर शुरुआत में थी, एज इट हैड इनिशियली, एज इट हैज इनिशियली, INITIALLY, यानी कि पार्टिकल पूरी राउंड ट्रिप करने के बाद वापिस उसी पॉइंट पे आ जाता है जहां से शुरुआत की थी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो शुरुआत में थी। यही तो बताया कांस्टेंट, यानी कि जो शुरुआत में थी वही लास्ट में, विद सेम काइनेटिक एनर्जी। देन THEN, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी या पार्टिकल, जो भी है, अगर आपने पार्टिकल लिखा है पार्टिकल लिखो, बॉडी लिखा है बॉडी लिखो। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी या पार्टिकल इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक प्यारे बच्चों। नॉन कंजर्वेटिव की लिखना बाद में, खुद लिख लेना, क्या, सेम जू का जू, उसमें सेम काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। समझ गए प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। लिखिए, if the net work done by the force in a complete round trip is zero, राउंड ट्रिप क्यों ले रहे हैं हम, आने जाने में, इन अ कंप्लीट राउंड ट्रिप इज जीरो। यही तो बताया, अगर वर्क डन जीरो हो, जब कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी होगी तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क तो ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा, इज जीरो। देन द फोर्स इज कंसिडर एज या इज नोन एज, माना जाता है, क्या माना जाता है, देन द वर्क इज नोन एज, सॉरी फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक प्यारे बच्चों। अब हम लिखते हैं इसकी थर्ड डेफिनेशन आप भली बात ही चित परिचित हो इसे। क्या बोलते हैं इसे, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। लिखिए, ठीक है, if the total force क्या, वर्क लिखिए, if the work done in any journey is independent of path, पाथ से क्या है, रास्ते से मुक्त है, is independent of path,
क्योंकि वर्क क्यों लिखा है मैंने, वर्क लिखाने का रीजन है क्योंकि वर्क ही तो करता है जब मैं फोर्स से कोई बॉडी को ले जा रहा हूँ, फोर्स से किसी बॉडी को ले जा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है, वर्क। मैंने यही लिखाया, ठीक। क्या लिखा है, द वर्क डन इन द जर्नी इज पाथ इंडिपेंडेंट, इज पाथ इंडिपेंडेंट then the force is known as conservative force, then the force is known as conservative force। प्यारे बच्चों अब एक बात समझना, ये मैंने लिखा दिया, वीडियो थोड़ी लेंथ हो जाएगी, 20 मिनट की एनफ है। आपकी एक आवर की 40 मिनट 35-30 मिनट की तब क्लास चलेगी जब आप स्टूडेंट्स जोड़ लोगे। आप ज़्यादा लेंथ ही नहीं कर सकते क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बाद में जुड़ेंगे। अभी तो देखिए कंजर्वेटिव लिख लिया, नॉन कंजर्वेटिव आप खुद लिख सकते हो, किसमें, विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या आ जाएगा, वर्क नोट इज 0, यहाँ क्या आ जाएगा, पाथ डिपेंडेंट, यहाँ इंडिपेंडेंट है, यहाँ क्या आ जाएगा, डिपेंड। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है मुक्त रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, ठीक प्यारे बच्चों। अब हम कल करते हैं, गुड लक, ऑल द बेस्ट, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए और माँ बाप का नाम ऊंचा कीजिए, ऑल द बेस्ट।